नमस्ते, राधे राधे सभी को। प्रारब्ध क्लासेस में आपका स्वागत है। हम इस कक्षा में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ा था। हमारी 3 क्लासें पहले हो गई हैं, तो जिन विद्यार्थियों में पिछली क्लासें नहीं देखी है वो पिछली क्लासें देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जो ये कक्षाएं चल रही है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की, ये मध्य प्रदेश की सभी भर्ती परीक्षाओं को टारगेट लेकर बनाई गई हैं, जिसमें एमपीपीएससी से लेकर पटवारी, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, आईटीआई, टीओ, ग्रुप 2, सब ग्रुप 4 और व्यापम की जितनी भी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उन सबको मद्देनजर रखते हुए ये कक्षाओं में मैं आपको पढ़ा रही हूँ। क्योंकि मध्य प्रदेश की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उन्हें मध्य प्रदेश का वेटेज अच्छा खासा रहता है। जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा होती है वो भी एमपीपीएससी लेती है, इसमें भी 50 नंबर का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान पूछा जाता है। तो एमपी सेट में ये असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम वाले जो विद्यार्थी उनके लिए भी कक्षाएं लाभदायक होगी। तो मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगी जैसे परीक्षा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पढ़ना क्या है ये सबको पता रहता है, पर क्या छोड़ना है ये मैं आपको बताऊंगी। हमें फालतू कंटेंट नहीं पढ़ना है, हमें वही चीजें पढ़नी है जिसके क्वेश्चन परीक्षा में बनते हैं। तो मैं आपको वन लाइनर यहाँ पे वन लाइनर लिख लिख के बता रही हूँ ताकि आपको इमेज याद रहे, मैं जो लिखा हूँ वो चीजें याद रहे। और जो मैं बोलती हूँ पढ़ाते पढ़ाते मैं सारी चीजें बोर्ड पे नहीं लिख पाती हूँ, इसलिए अगर मैं जो बोलूँ वो भी आप क्लास में नोट करते रहें, क्योंकि मैं साथ साथ कुछ ना कुछ फैक्ट बताती रहती हूँ। और मेरा ये उद्देश्य है कि मेरी क्लास में सभी तरह के बच्चे विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। तो जो विद्यार्थी नया है जिसने कभी मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान नहीं पढ़ा है, उस विद्यार्थी को भी जब वो मेरी कक्षा में पढ़े तो उसने कुछ ना कुछ वो सीख के जाए, ना कि मेरी कक्षा से डर के घबरा जाए कि मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान तो इतना कठिन है। नहीं, मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान बहुत सरल है। क्योंकि हम खुद मध्य प्रदेश में रहते हैं और हम अपने आसपास की जानकारी को ही पढ़ रहे हैं कि हमारे मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, हमारे आसपास कौन कौन से राज्य हैं, हमारे मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं, कितनी नदियां प्रवाहित होती हैं, है ना, मध्य प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, यहाँ पे कौन कौन सी राजधानियां हैं, क्या क्या चीजें हमारे मध्य प्रदेश में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन कौन से राज्य के खेल हैं, राज्य के चिन्ह हैं। ये सब बेसिक जानकारी जो हर विद्यार्थी को जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहा है उसे होनी ही चाहिए याद। तो अब हम आगे डिटेल में कक्षा को शुरू करते हैं। पहले पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा उसका रिवीजन करते हैं। मैंने आपको पिछली कक्षा में मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार बताया था, मध्य प्रदेश की लंबाई चौड़ाई बताई थी कि मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण तक 605 किलोमीटर लंबा है और पूर्व से पश्चिम तक 870 किलोमीटर लंबा है, यानी कि मध्य प्रदेश की चौड़ाई ज्यादा है और लंबाई कम है। उसके बाद हमने मध्य प्रदेश के विस्तार के बारे में देखा था। फिर मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मध्य से होकर गुजरती है, जो मध्य प्रदेश के 14 जिलों को छूते हुए निकलती है। तो आपने मेरी पिछली कक्षा ही नहीं ली हो तो आप पिछली कक्षा को देखें, उसके बाद आपको समझ में आएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की स्थापना के बारे में और ये सब चीजें मैंने पिछली कक्षा में आपको बता दी। अब हम आगे पढ़ते। आज हम मध्य प्रदेश की राजधानियां पढ़ेंगे कि हमारे मध्य प्रदेश की क्या क्या राजधानी है और क्यों उन्हें राजधानियों का दर्जा दिया गया। तो हम पढ़ेंगे आज मध्य प्रदेश की राजधानी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, यानी कि जो भी सरकारी कामकाज होते हैं, जैसे भारत की राजधानी है दिल्ली, वैसे मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है, भोपाल। भोपाल को मध्य प्रदेश की राजधानी का दर्जा दिया, क्योंकि सारे हमारे सरकारी काम और जितने भी बड़े बड़े सरकारी कार्यालय वो सब भोपाल में बने हुए हैं, इसलिए भोपाल को मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। फिर मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी, मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे कहा है, पंचमढ़ी, यानी कि समर कैपिटल कहा गया है पंचमढ़ी को, क्योंकि मध्य प्रदेश में पंचमढ़ी एक ऐसा स्थान है जहां पर घूमने की गर्मियों में बहुत ठंडा भी रहता है, वहां वर्षा भी अधिक होती है। तो इस हिसाब से इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है, क्योंकि लोग गर्मियों में अधिकतर पंचमढ़ी और इधर ही घूमने के लिए जाते हैं, इस हिसाब से इसे ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। उसके बाद संस्कार राजधानी, तो मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी क्या है, जबलपुर। अब जबलपुर को मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी का दर्जा दिया था आचार्य विनोबा। आप लिखो ये, क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ आपको किताबों में या आप जो नोट्स बना रहे हो उसमें नोट भी करना है। तो आचार्य विनोबा भावे, आचार्य विनोबा भावे ने जबलपुर के लोगों को देखा कि वहां के लोग बहुत संस्कारी है, इसलिए उन्होंने जबलपुर को संस्कार राजधानी घोषित किया। अब हम इसे कैसे याद रखेंगे, आपकी कोई सहेली होगी, हमें मेरा ये उद्देश्य है कि आप कक्षा में पढ़ने के साथ साथ चीजें आपको याद भी हो जाए।
इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ ट्रिक बताती रहती हूँ जिससे आपको दिमाग में क्लिक हो, क्योंकि आप सुनोगे तो चीजें आपको याद रहेगी। अगर आपके प्रश्न आ गया कि मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी क्या है, तो ये आपका कोई दोस्त है, जैसे मेरी सहेली जबलपुर में रहती है तो मुझे पता है कि वो बहुत संस्कारी है, तो जबलपुर के लोग बहुत संस्कारी होते हैं, इसलिए उसे संस्कार राजधानी घोषित किया गया है। आपको बस याद रखना है, आप किसी भी ट्रिक को बनाकर याद रख सकते हैं। अब आप कभी परीक्षा में जाओगे तो आपको एकदम याद आएगा कि हाँ, मैम ने बताया था कि मेरी कोई फ्रेंड जबलपुर में रहती है, वो संस्कारी है, तो वो संस्कार राजधानी है। इसके बाद किसने बताया था? विनोबा भावे ने। आपको ये नोट करना है कि जबलपुर को संस्कार राजधानी किसने घोषित किया था? आचार्य विनोबा भावे ने। उसके बाद मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा गया है सिंगरौली को, क्योंकि यहाँ पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी के सहयोग से यही घोषित किया बनाया गया है। तो मैं यहाँ लिख रही हूं विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट, ये आपको नोट करना है। प्लांट एनटीपीसी के सहयोग से कहा? सिंगरौली में स्थापित किया गया है। इसीलिए सिंगरौली को क्या कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी कहा जाता है, क्योंकि थर्मल पावर प्लांट है तो वहां पर उत्पादन ज्यादा होगा ऊर्जा का, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। किसे? सिंगरौली को। और सिंगरौली क्या बताया था मैंने सिंगरौली के बारे में कि सिंगरौली हमारी क्या है? सबसे पूर्वी जिला है मध्य प्रदेश का। उसके बाद मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी किसे कहा जाता है? सिंगरौली को। अब कोयला राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि सिंगरौली में मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जो कोयले की जो मोटी परत है वो सिंगरौली में पाई जाती है। उसके बाद यहाँ पर थर्मल पावर प्लांट स्थापित किया तो वहां पे प्रदूषण भी होगा, प्रदूषण की वजह से वहां का वातावरण भी दूषित हो गया, इस कारण इसे ही कोयला राजधानी घोषित कर दिया गया। तो आपसे पूछा जाएगा कि मध्य प्रदेश में कहाँ सबसे मोटी कोयला परत पाई जाती है? सबसे मोटी कोयला परत लिखो, एमपी में सबसे मोटी कोयला परत कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में। आपको नोट भी करना है साथ के साथ, कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में। और कहाँ स्थापित किया गया है? भी सिंगरौली में स्थापित किया गया है। तो सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी भी कहा जाता है और सिंगरौली को कोयला राजधानी भी कहा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश की आर्थिक व्यवसायिक राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर को। इंदौर को मिनी मुंबई भी कहते हैं। अब इसे क्यों आर्थिक और व्यवसायिक राजधानी घोषित किया गया? क्योंकि डेवलपमेंट में या आर्थिक प्रगति में इंदौर सबसे ज्यादा विकसित शहर है, स्वच्छता में भी है, इसी प्रकार डेवलपमेंट में भी ज्यादा, क्योंकि वहां बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वहां पर अलग अलग उद्योग हैं, सब चीजें अलग अलग वहां पर स्थापित हुई हैं। अधिकतर हमने देखा होगा कि पढ़ाई करने के लिए भी लोग वहीं जाते हैं, तो नौकरी करने के लिए भी हमारे इधर के लोग इंदौर ही जाते हैं। आप कभी मध्य प्रदेश के 55 जिलों को देखना और आपसे पूछा जाएगा सबसे विकसित शहर कौन सा है, तो आपके दिमाग में इंदौर शहर का ही नाम आएगा। तो इस तरह इंदौर को हम आसानी से याद रख सकते हैं कि इंदौर सबसे विकसित शहर है, यहाँ सबसे ज्यादा व्यावसायिक चीजें हैं, सबसे बड़ी बड़ी कंपनियां यहीं पर है और आर्थिक क्षेत्र में भी ये बहुत प्रगति कर रहा है, तो इसलिए इसे क्या कहा जाता है? आर्थिक राजधानी कहा जाता है। क्योंकि मिनी मुंबई का दर्जा इसीलिए दिया क्योंकि मुंबई भी बहुत ज्यादा विकसित शहर है, इसी प्रकार इंदौर भी मध्य प्रदेश का विकसित शहर होने के कारण इसे आर्थिक राजधानी कहा गया है। फिर मध्य प्रदेश की खेल राजधानी किसे कहा गया है? इंदौर में, क्योंकि सर्वाधिक खेल अकादमी जो है हमारे मध्य प्रदेश की इंदौर में ही स्थित है, इस कारण इंदौर को मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है। अब हम कैसे याद रखें कि इंदौर के लोग व्यवसाय में ज्यादा है तो खेल कूद में भी ज्यादा होंगे, ज्यादा काम करते, ज्यादा खेलते होंगे, ज्यादा श्रम करते होंगे, इसी कारण वो व्यवसाय भी ज्यादा कर पाते हैं। तो हम इसे याद रख सकते हैं कि खेल राजधानी इंदौर के लोग बहुत खेलते हैं, बहुत भाग दौड़ करते हैं, इस कारण यहाँ का व्यवसाय में भी ज्यादा है, आर्थिक स्थिति में भी वो प्रगति कर रहे हैं, इसलिए इसे इंदौर को खेल और आर्थिक राजधानी कहा जाता है। फिर मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कहा जाता है मैहर को। अब क्यों कहा जाता है? आपने सुना होगा कि मध्य प्रदेश में मैहर में माँ सरस्वती, माँ शारदा का मंदिर स्थित है
और माँ सरस्वती को संगीत की देवी कहा गया है, इसलिए मैहर को मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी घोषित किया गया। तो आपसे कभी पूछा जाए कि माँ शारदा का मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? मध्य प्रदेश का जो 55वां जिला बना है मैहर, इसे क्या कहा जाता है? संगीत राजधानी, है ना। तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी किसे कहा जाता है? मैहर को, क्योंकि वहां माँ शारदा का मंदिर है और माँ शारदा, माँ सरस्वती संगीत की देवी है, वीणा वादिनी है, इसलिए इसे संगीत राजधानी घोषित कर दिया गया। अब आपको समझ में आ गया, मैंने आपको हर चीज को फैक्ट के साथ पढ़ाया है। मैंने इसीलिए पॉइंट लिखे क्योंकि हर पॉइंट से प्रश्न बनेंगे आपके किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जो मध्य प्रदेश का विद्यार्थी है। तो मैं एक बार और आपको रिवीजन करवा देती हूँ, और मैंने जैसे लिखा है आपको वैसे लाइन बाय लाइन लिखना है, ताकि आप जब रिवीजन करें, जब आप पढ़ें तो आपको सुविधा हो। तो हम एक बार उसका रिवाइज करते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी किसे कहा जाता है? भोपाल, क्योंकि मध्य प्रदेश के सभी सरकारी कामकाज भोपाल से ही होते हैं। मध्य प्रदेश के जितने भी सरकारी अधिकारी हैं, सब जितने भी काम करते हैं वो भोपाल से करते हैं, इसलिए इसे प्रशासनिक राजधानी कहा जाता है। फिर मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है पंचमढ़ी को, क्योंकि मध्य प्रदेश में गर्मी में ही लोग घूमने पंचमढ़ी जाते हैं। तो हम इसे याद रख सकते हैं कि पंचमढ़ी को मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहा जाता है। उसके बाद मध्य प्रदेश की संस्कार राजधानी किसे कहा जाता है? जबलपुर को। किसने मध्य प्रदेश में जबलपुर को संस्कार राजधानी घोषित किया? आचार्य विनोबा भावे ने देखा कि जबलपुर के लोग बहुत संस्कारी हैं, तो उन्होंने जबलपुर को संस्कार राजधानी घोषित कर दिया। आपको लिखना है पूरा कि जबलपुर को संस्कार राजधानी आचार्य विनोबा भावे ने घोषित किया था। फिर मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी क्या है? सिंगरौली, क्योंकि यहाँ पर प्रदेश का सबसे बड़ा विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट एनटीपीसी के सहयोग से सिंगरौली में ही स्थापित किया गया है, इसलिए सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहाँ पे कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है, इस कारण इसे मध्य प्रदेश की कोयला राजधानी भी कहा जाता है। उसके बाद हम देखेंगे खेल राजधानी। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी कहा जाता है इंदौर को। इंदौर के लोग खेल कूद में बहुत आगे हैं, और खेल कूद में बहुत आगे तो व्यवसाय भी ज्यादा करते हैं, क्योंकि व्यवसाय करने में और आर्थिक प्रगति करने में बहुत श्रम करना पड़ता है। तो इसलिए मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी क्या है? इंदौर। मध्य प्रदेश की खेल राजधानी क्या है? इंदौर। इसे हमें ट्रिक से याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी। मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी है मैहर, क्योंकि यहाँ पर वीणा वादिनी माँ शारदा का मंदिर स्थित है, और माँ शारदा संगीत की देवी है, इस कारण मैहर को संगीत राजधानी घोषित किया गया। मैहर मध्य प्रदेश का 55वां जिला बना है। इसके बाद ये आपको लिखना है कि विंध्याचल थर्मल पावर प्लांट किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? मध्य प्रदेश में एनटीपीसी के। कहाँ पर है? सिंगरौली में, इस कारण सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। यहाँ पर कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में। ऐसे घुमा फिरा के आपके क्वेश्चन मध्य प्रदेश की भर्ती परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आपको कक्षा कैसी लगी आप बताएं। मेरा उद्देश्य है कि मैं जो आपको पढ़ा हूं आपको यहीं पर ही याद हो जाए, क्योंकि अगर आपको यहाँ याद हो जाएगा तो जब आप रिवीजन करोगे तो आपको उसे लंबे समय तक याद कर पाओगे। क्योंकि हम अभी कक्षाएं देख रहे हैं, आपको यहाँ 100% याद रह गया, फिर जो मैं पढ़ाऊंगी वो याद रह जाएगा, पर अगर मैं आपको ट्रिक के साथ याद करवाऊंगी तो आपको चीजें लंबे समय तक याद रहेगी। और हम पढ़ इसीलिए रहे हैं क्योंकि हमें लंबे समय तक याद रहे, नहीं तो हम पढ़ाई क्यों करते। तो सभी विद्यार्थी जिन्होंने मेरी पिछली कक्षाएं नहीं ली है वो पिछली कक्षाएं ले, मेरी वीडियो को लाइक करें, और जिन विद्यार्थियों को ये कक्षा नहीं पहुंची है उन विद्यार्थियों को शेयर करके कक्षाएं पहुंचाएं। मेरे चैनल के बारे में सबको बताएं, और मैं जो पढ़ा रही हूँ मध्य प्रदेश की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लाभदायक होगा। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे। अब आप लिख लीजिए सब।